नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शैलेश शिवांग में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11वीं का अध्याय 3 चालू करने वाले हैं। मतलब कि त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप लोग क्लास 10वीं में त्रिकोणमिति के बारे में कुछ नहीं पढ़े हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ हूं और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। हर उसका एक आइडेंटिटी बताऊंगा, हर एक उसका गुणधर्म बताऊंगा जो आपने नहीं सीखा है। तो दिल थाम कर बैठिए, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते देखते हैं। ये जो आपका किताब का जो चैप्टर का नाम है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये है, आप इसे कहेंगे त्रिकोणमितीय फलन। क्या कहेंगे बाबू? त्रिकोणमितीय फलन। ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इट मींस त्रिकोणमितीय फलन। मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिकोणमितीय फलन चालू करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है इसके विषय में जानते हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ध्यान दीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन लोगों के मेल से हुआ, इसके विषय जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक शब्द ट्रियो, जिसका अर्थ होता है 3, मतलब कि 3। क्या बोला मैं कि ट्रियो ये कौन सा वर्ड है बाबू? ये है ग्रीक शब्द है। कौन शब्द है बाबू? ग्रीक शब्द ट्रियो, TRIO, ट्रियो, जिसका अंग्रेजी शब्द क्या होता है? 3। इसका हिंदी क्या होता है? 3। उसका बाद मिलता है गोनिया। आप लोग सुने होंगे कि राज मिस्त्री वाले जो मिस्त्री होते हैं वो काम करते बोलते हैं गोनिया लेकर आओ। तो गोनिया मतलब क्या होता है? एंगल होता है। क्या होता है बाबू? एंगल। बहुत अच्छा, क्या होता है? एंगल्स। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कोण। क्या होता है बाबू? कोण। क्या बोला मैं? ट्रियो, गोनिया मतलब क्या होता है? एंगल्स। ए भी कौन सा वर्ड से निकला बाबू? ए भी निकला हुआ है। ए भी जो निकला है वो मिला है ग्रीक शब्द से। कौन सा शब्द से बाबू? ग्रीक शब्द से। और अंग्रेजी भाषा में इसका शब्द क्या होता है? अर्थ होता है एंगल, होता है कोण। अब देखिए, अब मिलता है मेट्रॉन। ए भी कौन सा शब्द है बाबू? ए भी जो शब्द है वो आपका ग्रीक शब्द है। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, और मेजर मतलब होता है माप। क्या होता है बाबू? माप। वाह, क्या बात है। मतलब आप लोगों ने त्रिकोणमिति के कंसेप्ट के बारे में जाना और पढ़ा। क्या? ट्रिग्नोमेट्री। इट मींस क्या? ट्रिग्नोमेट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा बोला मैं? ग्रीक भाषा। ट्रियो, गोनिया और मेट्रॉन। इट मींस ट्रियो मतलब होता है ग्रीक शब्द का, ट्रियो मतलब होता है 3, जिसका हिंदी होता है 3। अब एक बात आती होगी आपके दिमाग में कि सर ट्रियो जो है वो ग्रीक शब्द है तो 3 क्या है? तो बाबू 3 जो है वह अंग्रेजी शब्द है। कौन सा शब्द है बाबू? अंग्रेजी शब्द है। और इसका हिंदी क्या होता है? 3 क्या है? हिंदी शब्द इसका मतलब होता है। ये कौन शब्द है बाबू? हिंदी शब्द है, यानी 3। तो ट्रियो मतलब हुआ 3 मतलब 3। गोनिया मतलब हुआ एंगल, मतलब कोण क्या होता है? वो हिंदी शब्द है। और गोनिया क्या है? ग्रीक शब्द है। और एंगल क्या है? इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी वर्ड से। अब होता है मेट्रॉन का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? वो मेजर होता, और मेजर का मतलब होता है माप। आया आप लोग को समझ में? कंसेप्ट बिल्कुल आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना इजी है ट्रिग्नोमेट्री कि आप हर एक कंसेप्ट को इजी तरीके से समझ जाएंगे। मतलब अगर आपका बेस मैट्रिक में कमजोर है तो घबराने की बात नहीं है, शैलेश सर आपके साथ है। मतलब एवरी
जो कंसेप्ट है मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। चलिए ये तो मिल गया आपको। अब इसका अब कोई पूछ दे कि ठीक है ट्रिगोनोमेट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा ट्रियो गोनिया और मेट्रोन से हुआ। ट्रिगोनोमेट्री शब्द की उत्पत्ति ट्रियो गोनिया और मेट्रोन शब्द से हुआ। तो सर इसका डिफिनेशन क्या होगा? बिल्कुल इजी है, लिखेंगे। तीन दिया है ना, तीन ट्रियो तो होता है तीन, तीन कोणों की माप को त्रिकोण मिति कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब सोचने वाली बात है कि सर तीन कोण कौन कौन से होंगे? तो ये तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गए। चलिए तीन कोण को भी देख लेते हैं कि तीन कोण है तो क्या है। बिल्कुल आसान है, एक भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं। ध्यान दीजिए तीन कोण क्या होंगे। चलिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पे। इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी और ये है एंगल थीटा। चलिए अब इसका जो नाम है बाबू ध्यान दीजिए, अब इसका नाम है परपेंडिकुलर, इसका नाम है बेस और इसका नाम है हाइपोटेनस। ठीक है, यानी इसका जो हिंदी होगा वो होगा लंब, ये होता है आधार और ये होता है कोण। क्लियर? ये तीन वो कोण दिखाई दे रहा है, मतलब एक त्रिभुज में तीन कोण, एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ और एक कोण ये हुआ। क्लियर? आई बात समझ में? अब देखो भाई, अब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, ये सब चीज क्या है इसको भी जान लेते हैं। देखिए लंब, लंब को हम लोग क्या करते हैं? P से इंडिकेट करते हैं, बेस को हम लोग B से इंडिकेट करते हैं और कर्ण को हम लोग S से इंडिकेट करते हैं। अब चलिए तीन कोणों को पहले जानते हैं कि तीन कोण है तो क्या है। तो बबुआ यहां पर एक बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए आप इसको क्या करिए, सबसे पहली बात कि साइन थीटा यानी होता है P बाई H, जिसको आप लोग कहते हैं लंब बटे कोण। ठीक है, क्लियर? अब होता है cos थीटा B बटे H, जिसको आप लोग कहते हैं आधार बटे कोण। और एक होता है tan थीटा, जिसको आप लोग कहते हैं P बटे B, यानी लंब बटे आधार। क्लियर? अब एक बात याद रखिएगा बाबू, आप लोग एक बात याद रखिएगा, ये तो मिल गया। अगर इसको याद करने का तरीका हम कैसे याद करेंगे भाई? सर जी इतना बड़ा है साइन, मैं भूल जाऊंगा कॉस होगा कि टैन होगा, सर क्या होगा? बिल्कुल आप लोग को ही आ जाएंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं। मेरे पास इसका एक देसी फॉर्मूला है, याद लिखिए। आप लिखिएगा पंडित भीरू प्रसाद हर हर बोले। क्या बोला मैं? क्या बोला मैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। बिल्कुल है नहीं जी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। जब ये सोना चांदी तौलेंगे तो हम इसका एक डायग्राम बना लेंगे। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। क्लियर? कि ये यस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा का फंक्शन, ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का फंक्शन, ये हो जाएगा टैन थीटा। आया समझ में बाबू? बिल्कुल आया होगा आप लोगों को समझ में, ठीक है ना? बिल्कुल ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए, अब हुआ यस से देखिए सोना चांदी तौले, यस से क्या होता है? साइन थीटा, सी से क्या होता है? कॉस थीटा, टी से क्या होता है? टैन थीटा। अब तो आपको याद हो गया ये चीज, बिल्कुल याद हो गया कि पंडित बद्री प्रसाद, मैं एक बार और याद दिला दूंगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। क्या बोले भाई? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले।
तो 100 से 16 से हो जाएगा साइन थीटा, सी से हो जाएगा कॉस थीटा और टी से हो जाएगा टैन थीटा। क्लियर? अब बात आती है कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो देखिए बाबू, इसका जो अपोजिट होगा, इसका जो अपोजिट होगा साइन का होता है कॉसेक थीटा, बिल्कुल उल्टा। तो जब उल्टा होगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये उल्टा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब ये उल्टा होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा h बटे के पी, मतलब कि कर्ण बटे के लंब, बिल्कुल उलट देंगे। अब इसका जो अपोजिट होगा, ये कॉस का होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा h बटे के बी, मतलब कि हो जाएगा ये कर्ण बटे आधार। टेन का अपोजिट होता है बाबू कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट में क्या होता है b बटे के पी, मतलब कि आधार बटे लंब। क्लियर? ये हुआ फंक्शन, है ना कमाल की बात। तो ये क्लास 10वीं में बेसिक कंसेप्ट आप लोग पढ़े होंगे। कुछ और भी फॉर्मूले हैं, मैं फटाफट लिख देता हूं इसको, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। अब इसमें आते देखिए, तो 3 गुण हुआ कि नहीं हुआ, एक कॉस, एक ए वाला हुआ, एक बी वाला हुआ, एक सी वाला हुआ। हमने सी को, अच्छा अब एक क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि गुरुजी हम सी को क्या कहेंगे, तो बबुआ ये होता है न्यून कोण। क्या होता है न्यून कोण, क्या होता है न्यून कोण। अब इस न्यून कोण को हम लोग क्या किए, थीटा से इंडिकेट किए हुए। किससे किए बाबू, थीटा से किए। तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम मिला ट्रायंगल में, मतलब कि 3 कोणों की माप को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। हम लोग को पढ़ना क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी कुछ और भी बेसिक है, मैं इस बेसिक को और भी कंप्लीट कर देता हूं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोगों ने। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूं, एक और कंसेप्ट को मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक और कंसेप्ट है। चलिए अब एक बात आती है, देखिए ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 साइन थीटा और इसका अपोजिट कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। तो जब आप साइन थीटा का मान निकालिएगा तो 1 बटे होता है कॉसेक थीटा, और जब आप कॉसेक थीटा का मान निकालिएगा, जब आप कॉसेक थीटा का मान निकालिएगा तो 1 बटे के साइन थीटा। एक पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज होते हैं, ध्यान दीजिए, tan थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बोला मैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो होता है, जब आप इसे निकालिएगा 1, जब इसका निकालिएगा tan थीटा का मान तो होता है 1 बटे कॉट थीटा, जब इसका निकालिएगा कॉट थीटा का मान तो होता है 1 बटे tan थीटा। क्लियर? तीसरा स्टेज में आता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो जब आप कॉस थीटा का मान निकालिएगा तो हो जाएगा सेक थीटा, और जब सेक का मान निकालिएगा तो 1 बटे कॉस थीटा। आ रहा समझ में? बिल्कुल। ये थोड़ा सा मैं आपको इस बता दे रहा हूं कि आप लोग थोड़ा इसको याद रखिएगा, क्योंकि बेसिक बहुत मस्ट है आपके लिए, ठीक है ना। और ये कंसेप्ट थोड़ा सा याद रहेगा तो सही रहेगा। एक और फॉर्मूला होता है बाबू, साइन, देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है, एक होता है sin थीटा बटे के cos थीटा, एक cot थीटा का होता है फॉर्मूला cos थीटा बटे के sin थीटा। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, और कुछ बेसिक फॉर्मूले में आप लोग एक और फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से निकाल सकते हैं। तो ऐसे से कई फॉर्मूले हैं। अब इसके सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का भी होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का भी होता है। तो कई सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना बेस अगर जान गए तो आगे आने वाले क्वेश्चंस बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे अब बताता हूं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होते हैं। अब देखिए, अब क्या हम लोग को देखना बाबू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होते हैं समझते हैं। इस माध्यम को कैसे समझते हैं, f(x) बराबर x स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं कि f(x) बराबर x स्क्वायर। यदि हम f(x) बराबर के sin x कोई फंक्शन लेते हैं, तो इस फंक्शन को समझने पर इसको हम समझते हैं, इस डेटा को समझते हैं क्या है। देखिए
ये डेटा क्या करता है, अगर जब a बराबर 0 रखते हैं तो ये 0 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 0। जब a बराबर 1 रखते हैं तो ये होगा 1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1। जब n बराबर 2 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4। जब n बराबर आप 3 रखते हैं तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9। जब n बराबर आप -1 रखते हैं तो -1 का वर्ग हो जाएगा 1। जब n बराबर -2 रखते हैं तो -2 का वर्ग हो जा रहा है 4। जब a बराबर -3 रख रहा है तो -3 का वर्ग हो जा रहा है 9। ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो अब एक स्पष्ट समझिएगा फंक्शन क्या है कि x के मान 0 रखने पर x स्क्वायर के मान भिन्न आ सकते हैं, अलग आ सकते हैं, लेकिन एक जैसा नहीं आ सकता है। कभी कभी कंडीशन में एक जैसा भी आ सकता है और कभी कभी नहीं आता, मतलब सब कंडीशन के लिए शर्त लागू नहीं होते हैं। तो यदि इसका हम ग्राफ बनाते हैं, इसका एक मान बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका मान बनाते हैं, मान लीजिए कि इसका मान हो गया ये, तो पहला यहाँ पर f(x) है, यहाँ x² है, तो 0 पर कितना मिला हमको 1 2 3 4 5, चलिए 0 पर 1 मिला, और देखिए 0 पर क्या मिला हमको, देखिए 0 पर मिलता है, सॉरी 0 पर क्या मिला हमको 0, 1 पर क्या मिल रहा है 1, 2 पर क्या मिल रहा है 4, 3 पर क्या मिल रहा है 9, -1 पर क्या मिल रहा है +1, -2 पर क्या मिल रहा है +4, और -3 पर क्या मिल रहा है हमको +9। मतलब जो इसका ग्राफ बन रहा है बाबू, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 4, 3 पर 9, -1 पर 1, -2 पर 4 और -3 पर 9 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जो x का जो फंक्शन का जो मान हो रहा है वह एक हो सकता है, उसके जैसा हो सकता है, चाहे उससे भिन्न हो सकता है, लेकिन सब कंडीशन के लिए ये जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा एक आने वाले अगले वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, वो भिन्न हो सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। आई बात समझ में, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, फंक्शंस कहते हैं। अब देखिए, यदि हम ध्यान दें, यदि हम f0 करते हैं तो sin 0 का मान क्या होता है बताइए, sin 0 का मान 0 होता है ना, sin 0 का मान 0। अगर हम a बराबर 1 करते हैं तो sin 1, तो 1 जो होगा ये π/2 हो जाएगा, होगा ना। अगर a बराबर -1 रखते हैं तो sin -1 का जो वैल्यू होगा 3π/2 होगा। तो मतलब एवरी कंडीशन के लिए ध्यान दीजिएगा, तो 0 पर क्या मिला हमको, तो 0 मिल गया, और 1 पे क्या मिला π/2, और -1 पर क्या मिला 3π/2। या आप ऐसे लिख सकते हैं, 0 पर 0 लिख सकते हैं, π/2 पर 1 लिख सकते हैं, और 3π/2 पर -1 लिख सकते हैं। तो एक कंडीशन के लिए अगर हम ये पाई का जो मान है, ये जो पहला वैल्यू है, वो एक कंडीशन के लिए आने वाले वैल्यू के भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कहते हैं। अगर हम बात करते हैं cos x का, अगर हम f(x) बराबर cos x लेंगे तो f अगर 0 पर जांच करते हैं तो cos 0 का मान 1 होता है। तो देखिएगा ये क्या मिला हमको, 1 पर 0 नहीं मिला कि नहीं मिला। तो जो ये x का जो वैल्यू होगा वह फंक्शन के वैल्यू से बिल्कुल भिन्न होगा। तो जब ये भिन्न होगा तो ये क्या होगा, इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो बाकी सभी 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन है ना, sin थीटा है, cos थीटा है, tan थीटा है, और इन तीनों का अपोजिट, इन तीनों का जो अपोजिट है वो, तो 3 3 कितना हुआ 6 हुआ। तो त्रिकोणमितीय के 6 मानों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है वो सही हो सकता है। क्लियर, आगे बात समझ में, किसी तरह कोई दिक्कत कहीं से भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बाबू, अब हम लोग को पढ़ना है एंगल के बारे में कि एंगल है तो क्या है। देखिए कोण की जब भी बात आती है ना, ये दिमाग में एक घन चक्कर आ जाता है, भाई कोण क्या चीज है, मतलब कोण है तो क्या है, मतलब एक बिल्कुल दिमाग में एक सर्टन बन जाता है, एक कर बन जाता है कि यार कोण क्या है। तो घबराने की बात नहीं है। एक बात जान लीजिए, आप अपने जिन तिरछी निगाहों से किसी को देखते हैं ना, और आपके तरफ जो एंगल डाइवर्ट होता है वही तो कोण है।
अब इसी कोण को हम लोग एक अलग तरीके के माध्यम से पढ़ेंगे और देखते हैं। देखो बाबू, कोण क्या है? सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो एंगल होते हैं बाबू, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग प्रारंभिक भुजा। और यहां से इस बिंदु से एक इस तरह से बनता है, तो इसको कहते हैं हम लोग है अंतिम भुजा। इसके द्वारा जो एंगल बनता है यही तो होता है कोण। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग शीर्ष। क्या कहते हैं बाबू? शीर्ष। मतलब कि अगर ए ओ ए बी करते हैं तो एंगल ए ओ बी जो बना आपका वो कोण बना। अब इसमें एक शर्त आती है बाबू कि इस प्रारंभिक इस बिंदु से, देखिए इस बिंदु से ऊपर की तरफ जो बनता है, तो ऊपर के बनने से जो एक कोण का निर्माण होता है वही तो कोण होता है। अब इस कोण का मान हो सकते हैं, अब इस कोण के अलग अलग मान हो सकते हैं। क्या बोला मैं कि इस कोण के अलग अलग मान हो सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कोण के अलग अलग मान हो सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब एक शर्त लेते हैं। एक प्रारंभिक भुजा से, क्या बोला मैं? ये है प्रारंभिक भुजा, अंतिम भुजा तक, अंतिम भुजा तक जो एंगल बनता है थीटा। मतलब कि अगर इस प्रारंभिक भुजा से इसके एंटी कोलम, मतलब इसके विपरीत दिशा में अगर चलती है घड़ी की सुई, क्या बोला मैं कि यदि प्रारंभिक भुजा से शीर्ष बिंदु से यदि इसके विपरीत दिशा में घड़ी वाली सुई चलती है तो उसके द्वारा बना जो कोण होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव एंगल। मतलब कि आप कह सकते हैं धनात्मक कोण। आई बात समझ में? क्या कह सकते बाबू? धनात्मक कोण। चलिए, एक कंडीशन हो गया, याद रखिएगा कि शीर्ष बिंदु से, क्या बाबू? शीर्ष बिंदु से एंटी क्लॉक मतलब विपरीत दिशा में अगर सुई घड़ी चलती तो होता है पॉजिटिव एंगल। एक और देखते हैं, यह है प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक भुजा। यहां से देखते हैं इस एंगल से, ये शीर्ष हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसको आप लोग नामकरण कर लीजिए, पी कर लीजिए, इसको क्यू कर लीजिए, तो एंगल पी ओ क्यू क्या होगा? थीटा हो जाएगा। आया बाबू? पॉजिटिव थीटा। अब देखिए, अब जो प्रारंभिक भुजा से घड़ी की सुई उसी के दिशा में चले, बिल्कुल घड़ी की सुई की दिशा में चले तो होता है नेगेटिव, मतलब इसके दिशा में चले क्लॉकवाइज, तो ये होता है एंगल जो होगा वो हो जाएगा माइनस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस थीटा। मतलब एंगल आप कुछ भी मान सकते हैं, थीटा में नहीं, कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है नेगेटिव एंगल्स, मतलब कि ऋणात्मक कोण। क्लियर? आता ये चीज है। तो आपको 1 2 3 निष्कर्ष मिल गए। एक चौथा देखते हैं। मान लीजिए कि इस बिंदु से, इस ओ बिंदु से, ये क्या है? प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक भुजा। ठीक है? ये प्रारंभिक भुजा जो है, अगर इससे, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर ऐसे चले, ऐसे एंगल चले, यहां आके मिल जाए, समझ में आ रहा है ना? क्या बोला मैं कि यहां से चलकर बिल्कुल यहां तक मिले, तो जो ये एंगल बनता है इसके द्वारा, ये बनता है 360 डिग्री का। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल्स। क्या कहते हैं बाबू? कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। समझ में आ रहा है? मतलब ये पूरा कर लिया अपना पूरा परिभ्रमण के लिए, वहीं से स्टार्ट हुआ वहीं पर आगे मिलेगा, तो क्या हो गया ये। तो इस प्रकार से आप एंगल्स के बारे में समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल आसान, कुछ इसमें है नहीं, बिल्कुल अब ये आसान है। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कोणों की माप। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, तब बताते हैं कोण की माप क्या होता है। अब देखिए बाबू, अब हम लोग को पढ़ना है कोण की माप। तो देखिए कोण की माप दो तरह से होता है, एक होता है डिग्री माप, एक होता है रेडियन माप।
तो हम लोग पहला पढ़ते हैं डिग्री माप। देखिए ध्यान दीजिए, समझा दें। यहां से ये है, इस बिंदु से ये है प्रारंभिक भुजा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रारंभिक भुजा से यहां से एक परिक्रमण करने में आती है अंतिम भुजा तक। क्या आता है बाबू? अंतिम भुजा तक। ठीक है, तो ये कितना बार घूम रही है बाबू? 360 डिग्री बार घूम रही है। यहां पर जो एंगल बना कितना बना है? 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये 360 बिंदु पर तो काटेगी, काटेगी कि नहीं काटेगी? बोलिए। बिल्कुल। तो मान लीजिए अगर इस बिंदु से काट रही है, मान लीजिए इस बिंदु से काट रही है, तो ऐसा जो एंगल बनेगा एक बार में बनेगा 1 डिग्री, मतलब कि 1 डिग्री। क्या बोले बाबू? 1 डिग्री। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रारंभिक भुजा से एक घूर्ण करने में 1 डिग्री का 1/360वां भाग क्या कहलाता है? डिग्री माप कहलाता है। क्या कहलाता है? डिग्री माप कहलाता है। तो 1 डिग्री का क्या होगा? 1/360 डिग्री माप हो जाएगी। क्लियर? आई बात समझ में? अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और विस्तार समझते हैं। देखिए अब ये कह रहा है कि अब देखते हैं कि अब 1 डिग्री, अब एक जो डिग्री है वो किसके बराबर है? तो 1 डिग्री जो है वह 60 मिनट के बराबर होती है। क्या होती है बाबू? 60 मिनट के। और 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकंड के। आप ऐसे भी ले सकते हैं बाबू कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और ध्यान दीजिएगा 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये तो इस प्रकार से आपका ये डिग्री माप हो गया। क्लियर? अब देखिए, अब इस कंसेप्ट में क्या कर रहा है कि आप अब समझ गए कि इसके हर एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं जी? मतलब किसी प्रारंभिक भुजा से एक घूर्णन में अंतिम भुजा तक पहुंचने पर उस भुजा का 1 डिग्री पर कटा हुआ भाग, एक मतलब क्या कहेंगे? 1/360वां भाग को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। क्लियर? ये हो गया। अब आता है, अब हमको पढ़ना है रेडियन माप। तो इसको पहले हम क्या करिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बता रहा हूं रेडियन माप क्या होता है। अब ध्यान दीजिए बाबू, अब हम लोग को पढ़ना है रेडियन। मैं थोड़ा सी डायग्राम बना दिया हूं, थोड़ा समय कम लगेगा इस वजह से बना दिया मैंने। ध्यान दीजिए कि एक सर्कल पे, ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त पर केंद्र O से OA, अगर इसकी त्रिज्या, क्या OA का त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो और 1 इकाई की चाप काटने से जो एंगल बनता होता है 1 रेडियन। क्या बोला मैं? कि 1 इकाई त्रिज्या लेकर 1 इकाई चाप काटने से जो एंगल बनता है होता है 1 रेडियन। तो हमने अगर OA 1 है तो AB क्या हुआ? 1 हुआ। तो इसका जो रेडियन बनेगा वो भी 1 ही बनेगा। एक और समझते हैं इस बिंदु पर। देखिए इस तरह से ले लीजिए, ऐसे मान लीजिए यहां से लेते हैं इसको, O। देखिए यहां से एक चाप काट लीजिए, ये हो जाएगा P, हो जाएगा Q। चलिए एक काम करते हैं, अब इस पर अगर हम OPQ पर, ध्यान दीजिएगा, OPQ पर अगर हम काम करें कि अगर एक हम, ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या करते हैं कि एक अगर हम त्रिज्या लेते हैं, हमसे मान लीजिए कि 1 इकाई का त्रिज्या लिए, तो जो इसके द्वारा अगर एंगल बन रहा है 1/1/2, अगर ये बन रहा है, ये पॉजिटिव बनेगा, ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो भी क्या होगा? 1/1/2 रेडियन हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब एक OP जो है त्रिज्या है, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर 1 इकाई का चाप काटते हैं, तो अगर हम चाप काटते हैं कितना का? 1/1/2 का, तो रेडियन कोण कितना होगा? 1/1/2 होगा। एक और एंगल पर समझते हैं, ऐसे मान लिया, ऐसे समझते हैं OPQ। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, मानते हैं, लेते हैं, तो इसके द्वारा जो क्लॉकवाइज एंगल बनता है, अगर ये -1/1/2 बनता है, तो जो ये बनेगा 1/1/2, तो वैल्यू क्या होगा? ये तो होगा रेडियन, आपका रेडियन। तो ये होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। और ये क्या मिला हमको? पॉजिटिव। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइंड कर लेते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, फटाफट। अब इसका कुछ रूल्स होते हैं बाबू, कुछ रूल्स को भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए, देख लीजिए, अगर मान लीजिए
एंगल अगर ये हो, एक वृत्त हो, देखो बाबू फूको को मारती है, ये एंगल यहां से ये ओ हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया, ध्यान दीजिएगा। अगर यह ओ ए त्रिज्या आर है और थीटा एंगल क्या है, थीटा है, और चाप की लंबाई क्या है, एल है, तो ध्यान दीजिएगा कि अभी मैं बताया आपको कि अगर ओ ए त्रिज्या आर है, लंबाई चाप की क्या है, एल है, और थीटा एंगल क्या है, थीटा है, तो जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे तो होता है एल बाई आर। क्या होता है बाबू, एल बाई आर होता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि थीटा क्या होगा, एल बाई आर हो जाएगा। यदि आप यहां से ध्यान दीजिएगा एल का मान निकालेंगे तो थीटा इंटू आर हो जाएगा। आप किसी का भी यहां से मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका रेडियन माप भी कंप्लीट हो गया और डिग्री माप भी कंप्लीट हो गया। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला फिर बताता हूं। अब देखिए, अब आपको क्या पढ़ना हम लोग को है, डिग्री और रेडियन में संबंध। चलिए डिग्री देखते हैं और रेडियन क्या होता है। मैं एक रेडियन का बना दिया वृत्त और एक डिग्री का बना दिया। चलिए यहां से स्टार्ट करो, ध्यान दीजिएगा, ये यहां से स्टार्ट किया, अगर यहां से बिंदु स्टार्ट होती है यहां तक मिलती है, ये बनाता है 2 पाई, इसको हम कहते हैं रेडियन से इंडिकेट करते हैं, रेडियन से, और इसको हम लोग कहते हैं डिग्री। तो 2 पाई रेडियन बनाता है, कितना होता है, ये ओ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, ठीक है। और यहां से इस एंगल को ध्यान दीजिएगा, इसको ओ मानते हैं, इसको पी मानते हैं, इसको ऐसे। अगर ये एंगल, ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो एंगल है एक बार में घूमता है तो 360 डिग्री का घुमाता है, क्या आता है, डिग्री, डिग्री। चलिए तो एक काम करते हैं, याद रखिएगा कि अब आपको एक बार जो परिभ्रमण करता है रेडियन में, तो हमको समझना है कि रेडियन और डिग्री में क्या संबंध है। क्या समझना हमको है कि रेडियन और डिग्री में क्या संबंध। चलिए तो चूंकि यहां से 2 पाई बराबर कितना होता है, 360 डिग्री, तो पाई की जब मान निकालेंगे 360 बटे के 2 कट जाएगा 180, यानी पाई बराबर 180 क्या मिला, रेडियन। क्लियर आया समझ में, पाई बराबर। अगर हम डिग्री की वैल्यू निकालते हैं तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन कोण बनाएगा, क्या बनाएगा, 2 पाई रेडियन कोण बनाएगा। तो 1 डिग्री का अगर मान निकालते हैं तो 2 पाई बटे के 360 खत्म 180, यानी 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, क्या मिला हमको, डिग्री, जिसे कर लीजिए। अब क्या करना है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि बिल्कुल सही है कि नहीं है। देखो बाबू, जैसे मान लो कि 30 डिग्री को लेते हैं, तो 30 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटे 180 गुणे के 30 डिग्री, 0 0 खत्म, 3 6 कटा, यानी पाई बाई 6, यानी 30 डिग्री रेडियन में क्या मिला हमको, पाई बाई 6, तो डिग्री हुआ और ये रेडियन हुआ। क्लियर। तो इस प्रकार से बाबू ये संबंध था। इसी प्रकार अब कुछ नोट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसका थ्योरी लिख देते हैं। देखिए थ्योरी लिखिएगा, रेडियन माप बराबर, रेडियन माप बराबर क्या होता है, लिखवाए, रेडियन माप बराबर होता है पाई बटे 180 डिग्री नंबर 1, और डिग्री माप बराबर 360, तो हो जाएगा 180 बटे के पाई गुणे के डिग्री माप। ये फॉर्मूला 1 और एक फॉर्मूला 2। इस प्रकार से सभी फॉर्मूला आपके जो होंगे बाबू वो बन जाएंगे। मतलब कि ये जितना फंक्शन था आप लोगों का अभी फिलहाल ये मैं सारे कंसेप्ट आपको बता दिया हूं आपके बुक से, आपके एनसीईआरटी बुक से। अब कोई सा कंसेप्ट नहीं है जो हमने नहीं बताया हो, सारे कंसेप्ट को हम लोग टच कर लिए, सारे थ्योरीज पढ़ लिए, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि आप लोग के सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। यदि आपको ये क्लास या वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में एक नया कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।